अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज़। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 4, और इस चैप्टर का नेम है सेल्स एंड टिश्यूज़। स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेल्स क्या होते हैं और टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सेल क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने साइंस में ये बात पढ़ी हुई है कि सेल्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट होता है। सबसे छोटा यूनिट सेल है, मगर हम ये देखते हैं कि सबसे छोटे यूनिट का बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन होता है। यानी पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना, उसकी लाइफ एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारे सेल में ही होते हैं जिससे कि हमारी लाइफ मेंटेन होती है। जैसे कि हम लोगों ने ये बात पढ़ी है कि हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हमारे सेल के बगैर पॉसिबल नहीं होते। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं, और बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि सेल की मदद से होते हैं। अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे स्टमक की कैविटी में प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है, तो उसमें भी ग्लैंड्यूलर सेल्स गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करेंगे तो ही उस गैस्ट्रिक जूस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स के बगैर कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं रेस्पिरेशन की एग्जांपल लूँ तो हम ये देखते हैं कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेल के अंदर ही होता है, और अगर ये सेल ना हो तो क्या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वजूद में आ सकता है? तो बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं कि अगर मैं एक बटरफ्लाई की विंग की बात करूं तो वो भी शीट ऑफ सेल्स से ही बना हुआ है। अगर मैं अपनी आई की या फिर किसी भी एनिमल की आई की बात करूं तो हमारी आइज़ भी बहुत सारे सेल्स से मिलकर ही बनी हुई हैं। इसी तरह अगर हम ये कहें कि मीट यानी कि गोश्त, वो भी सेल से मिलकर ही बनता है, और जब हम गोश्त खाते हैं तो ये मज़ीद सेल्स की प्रोडक्शन और डेवलपमेंट में मदद देता है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स के बगैर हमारा वजूद में आना नामुमकिन है। हम देखते हैं कि 2 टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशंस हमने पढ़ी, जैसे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। वैसे तो हमने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ी, लेकिन यहाँ पर जो मैं डिस्कस करूँगी वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, ये बात आप लोगों को मैं रिकॉल कराना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं, और हम उनको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म। इन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ डिपेंड करती है इसी एक सेल पर। इस ऑर्गेनिज्म की सारी लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक सेल के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, और ये सेल अगर ना हो तो क्या ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वजूद में आ सकता है? तो नहीं। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी वजूद में तभी आएगा जब ये सेल दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा। हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जैसे हमने पढ़ा कि एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब के सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसी तरह हम ये देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी मिलियन, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर ये ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। जैसे कि हम बहुत सारे प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और बहुत सारे
ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स यानी बिलियंस, ट्रिलियंस, मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए हैं और हमारी सारी की सारी लाइफ एक्टिविटीज़ इन सेल्स के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले सेल के बारे में स्टडी किया और माइक्रोस्कोप के नीचे उसको एग्जामिन किया। हम देखते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को स्टडी किया। आप लोगों ने रॉबर्ट हुक के बारे में शायद पहले भी यकीनन पढ़ा ही होगा कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक ट्री की बार्क ली जिससे कि कॉर्क बनी हुई थी। इस कॉर्क का एक स्लाइस इसने एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के नीचे और इसको कुछ कंपार्टमेंट्स नज़र आए यानी कुछ बॉक्सेस की शेप नज़र आई जो कि बिल्कुल हनी कॉम्ब जैसी थी। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हनी कॉम्ब जिससे कि हम शहद भी हासिल करते हैं, रॉबर्ट हुक ने बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर की तरह कुछ स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के नीचे और उसने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दे दिया सेल्स का। लेकिन हैरत की बात यह है कि रॉबर्ट हुक ने जो स्ट्रक्चर देखा वो सेल का ही था, मगर वहाँ पर माइक्रोस्कोप के नीचे सिर्फ और सिर्फ जो दिखाई दिया था वो थी सेल वॉल ऑफ सेल। बाकी ऑर्गेनेल्स और बाकी स्ट्रक्चर जो सेल बनाते हैं वो उस माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र नहीं आए थे क्योंकि ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और भी बहुत से एडवांस्ड जो अब माइक्रोस्कोप आ गए हैं, हम उनके नीचे जब सेल को एग्जामिन करते हैं तो हम क्लियरली उसके न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म को, वैक्यूल को और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स को आराम से एग्जामिन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कहूँ कि हमारी सारी की सारी लाइफ एक्टिविटीज़ भी सेल ही कंट्रोल करते हैं तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की प्लांट्स में तो फोटोसिंथेसिस भी डिपेंड करता है क्लोरोफिल पे और क्लोरोफिल मौजूद होता है सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ये पिगमेंट मौजूद होता है और ये पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को और कन्वर्ट करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होगा तो क्या फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में पॉसिबल है? तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल के ऑर्गेनेल्स जो कि एक सेल को बना रहे हैं वो हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई सेल वजूद में नहीं आता तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑर्गेनिज़म भी हमें इस दुनिया में नज़र नहीं आएगा। इसी तरह हमारे बहुत सारे फंक्शंस भी ये सेल्स ही परफॉर्म करते हैं। हमारी लाइफ के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो इन सेल के अंदर होते हैं या इन सेल के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। हम एग्जाम्पल लेते हैं बोन सेल्स की। हम देखते हैं कि बोन सेल्स में एक केमिकल सब्सटेंस बनता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर देता है और साथ साथ ये ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर हीमोग्लोबिन बोन सेल्स में ना बने तो क्या हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स बनना पॉसिबल हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बोन सेल्स, हमारे रेड ब्लड सेल्स, हमारे वाइट ब्लड सेल्स, हमारे प्लेटलेट्स, हमारे सोमैटिक यानी कि हमारी बॉडी के सेल्स, ये सब के सब सेल्स हैं जो कि हमारी एक एक बॉडी पार्ट को बना रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी को बना रहे हैं और हमारे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि इनके कंट्रोल में हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ डेली लाइफ से, जिसके अंदर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि एक घर है और उस घर को बनाने के लिए आपको ब्रिक्स चाहिए। क्या ब्रिक्स के बगैर उस घर को बनाना पॉसिबल होगा आप लोगों के लिए? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा।
इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रिक ही है जो कि मेन यूनिट है किसी भी घर का या किसी भी बिल्डिंग का। इसी तरह अगर हम ये कहें कि सेल्स हमारा या हमारी बॉडी का बिल्डिंग यूनिट है तो ये बात गलत नहीं होगी। अगर सेल्स नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे, यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता सेल्स के बगैर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रखते हैं और इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद नहीं होते। यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम डिटेल में इसी चैप्टर में आगे जाके स्टडी करेंगे। और अभी मैं आप लोगों को एक और टाइप के सेल्स की डिटेल दे दूं कि हम आगे जाके ये देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। आप लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में भी स्टडी किया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा इसका कॉन्सेप्ट भी रिकॉल करा दूं कि प्लांट सेल्स में हमेशा आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल्स के सेल्स में आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि इनमें मौजूद होते हैं न्यूक्लियस, जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। लेकिन अगर हम वैक्यूल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में छोटे छोटे वैक्यूल साइटोप्लाज्म में आपको नज़र आएंगे, जबकि प्लांट सेल में आपको एक बड़ा वैक्यूल साइट पे नज़र आएगा। हम देखते हैं कि न्यूक्लियस भी आपको सेंटर में नज़र आएगा एनिमल सेल के, जबकि प्लांट सेल में आपको न्यूक्लियस साइट पे नज़र आएगा। और उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि प्लांट सेल में मौजूद है एक बहुत ही बड़ा सा वैक्यूल जो कि न्यूक्लियस को एक साइट पे कर देता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इंट्रोडक्शन लिया कि हम सेल एंड टिश्यूज़ में क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होता है, और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि सेल किस तरह हमारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं और कौन सा वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले सेल के बारे में स्टडी किया था और टर्म सेल आपके साथ इंट्रोड्यूस कराई थी। स्टूडेंट्स, इस इंट्रोडक्शन से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्विज लेती हूँ और देखती हूँ कि आप लोगों को सेल का कॉन्सेप्ट समझ आया है या नहीं। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ सेल। तो इसके अंदर आप लोग क्या लिखेंगे कि सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का, ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना सिर्फ बनाता है बल्कि उसमें होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो भी इस सेल के कंट्रोल में ही होते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। तो मुझे ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा क्योंकि हमने ये चैप्टर 1 में भी पढ़ा था और आज भी मैंने आप लोगों को दोबारा से रिकॉल कराया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है और आप लोगों ने दरमियान में लाइन लगानी है। एक साइड पे आप लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल, एक साइड पे लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल की डेफिनेशन लिखेंगे, और साथ साथ आप लोग एग्जाम्पल देंगे कि कौन सा सेल आप लोग को यूकैरियोटिक लगता है और कौन सा सेल है जो कि प्रोकैरियोटिक लगता है। इनकी आपने डायग्राम्स बनानी है। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं और कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल पर मुश्तमिल है, ये आप लोग ने इसकी डिटेल लिखनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि हु इंट्रोड्यूस द टर्म सेल। तो हमें पता है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले जो है वो टर्म सेल यूज़ किया और इसने एग्जामिन किया सेल को
माइक्रोस्कोप के नीचे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों को इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आता, तो आप लोगों ने उसको अपनी बुक में हाईलाइट करना है और एक दफ़ा अच्छे से इसको रिकॉल कर लेना है, और उसके बाद आपने इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में मुश्किल ना हो। स्टूडेंट्स, आज हमने अपने लेक्चर में पढ़ा कि सेल्स क्या होते हैं। हमने देखा कि सेल्स ऐसे बेसिक यूनिट हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। मतलब चाहे एक प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी लिविंग बॉडी हो, वो सब के सब सेल से ही बने हुए हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल सेल से बनते हैं, और हमने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि हम सेल्स एंड टिश्यूज़ में किन किन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम लोग बाकायदा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है और कौन कौन सी टाइप्स के माइक्रोस्कोप्स एग्जिस्ट करते हैं और इनकी फंक्शन या इनकी वर्किंग क्या होती है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।